रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मैं पहले दिन से राहुल गांधी को चलते हुए देख रहा था और हर दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे राहुल जी कह रहे हो कि चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा अभी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मैं मुसलसल उनके साथ चलता था, मैं देखता था कि हर दिन वो लाखों लोगों से मिलते थे, हुजूम उमड़ के आता था और राहुल गांधी जी बस एक बात कहते थे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सुनने में बड़ा सामान्य सा नारा है, सुनने में बड़ी आम सी बात है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जानते हैं क्यों? राहुल गांधी जी के बारे में बड़े बड़े परसेप्शन बना रखे थे भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया ने, मीडिया ने। जिस दिन से उन्होंने चलना शुरू किया, पहले दिन से बनाया हुआ हर मिथक छूटना शुरू हुआ। वो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं, महलों में रहते हैं, लेकिन हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा कि जिसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी शहजादा कहते थे, वही शहजादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता रहा, ये जानने के लिए कि हिंदुस्तान कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, परेशानियां क्या हैं, नफरतें कहां हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है, मैं उन्हें बताता हूं कि हां, राहुल गांधी जी की राजनीति अलग है। उन्होंने इस बार लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए उन्होंने नफरत कम करने का बीड़ा उठाया, कन्याकुमारी से निकले कश्मीर के लिए। और जब मुझे वो दिन भी याद है, मैं उनके साथ चल रहा था, जब कर्नाटक में यात्रा पहुंची थी तो मैंने देखा कि एक 80-82 साल की बूढ़ी बुजुर्ग मां सड़क के किनारे हजारों के हुजूम में अकेले खड़ी है और उनके हाथ में खीरा था। आप लोग भी उसे जो खीरा ककड़ी होती है उसे खीरा ही बोलते होंगे। मैं चश्मदीद हूं, वो अपने हाथ में खीरा लेकर के खड़ी थी। राहुल जी की नजर जब पड़ी कि एक बुजुर्ग मां जो है वो 80-82 साल की खड़ी है, तो राहुल जी ने इशारे में उनको सिक्योरिटी से कहा कि इन्हें बुला लो। वो खीरा लेकर के राहुल जी के पास पहुंची और राहुल जी को खीरा दिया और कन्नड़ भाषा में, जो उनकी अपनी जबान थी लोकल, उन्होंने कहा ये मैं तुम्हारे लिए तोहफे में लाई हूं बेटा। हम सब भी चौंके, राहुल जी भी चौंके कि कोई खीरा लेकर के तोहफे में कहां आता है। तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि तुम्हारी दादी ने, इंदिरा जी ने जब भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था तो मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। उनके उस कानून की वजह से मुझे थोड़ी सी जमीन मिली थी, ये उसी जमीन का खीरा है जो मैं लेकर के आई। हमने ऐसे ऐसे मंजर देखे उस यात्रा के दौरान, और उस यात्रा का असर देखिए कि कर्नाटक में 21 दिन थी वो यात्रा। वो कर्नाटक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सूबा है, और आप हमने सबने देखा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी अपने मेयार से नीचे उतर के भाषण करते रहे वहां पर, नारे लगाते रहे वहां पर। लेकिन एक तरफ मोर्चा संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला राहुल गांधी जी ने, एक तरफ मोर्चा संभाला प्रियंका जी ने, और अंजाम क्या रहा कि पूरी ताकत लगा के, पूरी मशीनरी लगा करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से हार गई। और सिर्फ हार नहीं गई, बुरी तरह हार गई। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा इमरान साहब इस जीत पर क्या कहेंगे? मैंने कहा राहुल गांधी का एक नारा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। दुकान हिमाचल प्रदेश में खुली थी, कर्नाटक में तो शोरूम खुल गया है मोहब्बत का। और जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शन खत्म हुआ, जानते हैं पहला रिजल्ट क्या आया? 2000 का नोट बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने।
उन्हें भी लगा होगा कि जो नोट हमारे काम नहीं आ सका उसे चलाया क्यों जाए। फिर 2000 का नोट बंद कर दिया गया। मैं बोकारो में खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि 2016 में उन्होंने 2000 का नोट चलाया था। अरे जो हुकूमत अपना चलाया होगा 2000 का नोट 7 साल न चला सकी, वो हमसे 70 साल का सवाल पूछती है कि आपने क्या किया? नेहरू जी ने क्या किया? इंदिरा जी ने क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया? राजीव जी ने क्या किया? तो हमसे आपसे सवाल पूछते हैं। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1150 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं। 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का करने वाले हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया? बोकारो वालों, मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अल्पसंख्यक विभाग का मतलब सिर्फ मुसलमानों का विभाग नहीं होता। मैं मीडिया के साथियों को भी बताना चाहता हूं, इस देश में 6 कम्युनिटी है जो अल्पसंख्यक का दर्जा जिनको मिला है। उसमें सिख भाई हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं। हमारा विभाग 6 कम्युनिटीज के लिए काम करता है। और सिर्फ कांग्रेस में ही अल्पसंख्यक विभाग नहीं है, भाजपा में भी है, पता कर लीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमने कोशिश शुरू की कि राहुल गांधी जी का जो पैगाम था, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद हमें लगा राहुल जी का जो पैगाम था उस पैगाम को उस यात्रा के साथ ठप न किया जाए। फिर हमारे विभाग ने यह फैसला किया कि पूरे मुल्क में भारत जोड़ो के नाम से हम 100 कार्यक्रम करेंगे। भारत जोड़ो सम्मेलन, भारत जोड़ो मुशायरा, भारत जोड़ो बुनकर संवाद, भारत जोड़ो सेमिनार, हम अलग अलग शहर में जाएंगे। जब पहला प्रोग्राम हम तय कर रहे थे तो हमें लगा कि कैसे कामयाब होगा, लेकिन जब हमने किशनगंज में भारत जोड़ो मुशायरा किया 21 तारीख को, हजारों का हुजूम आया। और फिर उसके बाद हमें लगा कि जब हम बोकारो जा रहे हैं तो कैसा होगा। लेकिन बोकारो वालों, आपकी मोहब्बत को सलाम। मुझे खुशी है कि पिछले 4 घंटे से बड़ी तादाद में माएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, और जिस जिंदा दिली के साथ बैठे हैं, जो इस्तकबाल आपने किया, उधर छतों तक पर माएं बहनें खड़ी है। मैं आप सबको सलाम करता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा नाम इमरान है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपकी आवाज बन करके, खुदा ने मुझे शायरी का जो हुनर दिया है उसके जरिए आपके मुद्दों पर लड़ता रहा। माइक पर खड़ा होकर के आपके लिए आवाज बुलंद नहीं कर रहा था। मुझे जब लगा कि वक्त मुश्किल है, मुझे जब लगा कि हाकिम ने यह सोच लिया है कि मुल्क में सारी आवाजें खामोश कर दी जाएंगी, उस वक्त भी मैं डरा नहीं। मैं राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिला करके खड़ा था और ये कह रहा था कि राहुल जी, इस मुल्क में मोहब्बत के सिवा और कोई चारा नहीं है उस मुल्क को बचाने का। नफरत के खात्मे के लिए मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं। और मुझे खुशी है कि उस मोहब्बत के पैगाम का जो संदेशा और जो उसका असर कर्नाटक में हुआ है, तो तमाम वक्ताओं ने अपनी बातों में उसका जिक्र किया। मैं जानता हूं आप भाषण सुन सुन के बहुत थक गए। मैं बीच बीच में आपको थोड़ी शायरी भी सुनाऊंगा, थोड़ा भाषण भी सुनाऊंगा। मैं आपका बहुत ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आप बहुत थके हुए लोग हैं, बहुत थक गए हैं, कई घंटे से बैठे हैं। कि हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगर नहीं थके तो फिर मुझे बताइए कि नहीं थके, वरना मैं समझूंगा कि थके। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अब तैयार रहिएगा। अब मुझे लगे कि मैं करबला के मैदान में खड़ा हूं, सिवंडी में खड़ा हूं, बोकारो में खड़ा हूं। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। यहां से वहां तक तैयार रहिएगा, दिल्ली तक पहुंचाइएगा अगले मिसरे के शोर को। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया।
एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पूरी भाजपा परेशान है कि हार कैसे गए, सब कुछ तो सिर्फ हार कैसे गए। सारे नारे भी लगा लिए, प्रधानमंत्री जी ने भी सारे सिकड़म कर लिए, रोड शो भी कर लिए, फिर कैसे हार गए। हम बताते हैं आप कैसे हार गए भाजपा वालों, कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। और बोकारो से ये मोहब्बत का पैगाम, भारत जोड़ने का पैगाम पूरे हिंदुस्तान के एक कोने तक जाना चाहिए। आगाज अच्छा है, अंजाम भी अच्छा होगा, मुझे पता है। अगले जो 2 मिसरे हैं उन्हें पहुंचाइएगा दिल्ली तक। ये धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको साथ मिला, रहमान हमारे साथ रहे। तो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत। एक तरफ वो नेता खड़ा है जो कहता है मैं सबको गले लगाऊंगा, जो कहता है कि मैं हिंदुस्तान के एक एक शहरी तक जाऊंगा। एक सुबह आपने वो मंजर देखा कि जब नरेंद्र मोदी जी अपने महल में सो रहे थे, तब राहुल गांधी जी कहां थे? चंडीगढ़ से अंबाला के रास्ते में ट्रक में बैठ करके ट्रक ड्राइवरों से बात कर रहे थे। एक सुबह हम सोकर उठे तो हमने देखा कि राहुल गांधी जी कहां हैं? दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर के यूपीएससी की IAS IPS की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। एक सुबह तो हमने ये देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि किसी के सर पे छत नहीं रहने देंगे, उनका नफरत का एक बुलडोजर है जो तैयार है लोगों का घर उजाड़ने के लिए। लेकिन हमारी आंखों ने देखा कि एक सुबह ऐसी थी जब राहुल गांधी दिल्ली की शकूर बस्ती में जाकर के उन झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में बैठे थे जिनके सरों पर छत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा नेता है और एक तरफ ऐसे लोग हैं कि आज नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे। अभी मैं बन्ना गुप्ता जी को सुन रहा था, वो आयतें पढ़ रहे थे, तब मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे नई संसद का, सिर्फ एक प्रेम, एक चेहरा। मैं झारखंड में खड़ा हूं, मैं आदिवासी अस्मिता को समझता हूं, मैं झारखंड के एक एक बच्चे की पीड़ा को समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया। मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हां, हमने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया और सिर्फ कांग्रेस से नहीं बल्कि इस देश की 21 पार्टियों ने बहिष्कार किया। हमने संसद का बहिष्कार नहीं बल्कि उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और वो इसलिए किया कि इस देश की जो प्रथम नागरिक है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को आखिर क्यों नहीं बुलाया आपने उद्घाटन समारोह? आपने क्यों नहीं बुलाया उपराष्ट्रपति महोदय को, महामहिम को? बातें करते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। आप उधर अंदर खड़े होकर के बातें कर रहे थे लोकतंत्र को बचाने की, और बाहर जंतर मंतर पर बैठी हुई वो महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जो इस देश के लिए ओलंपिक का मेडल लेकर के आई थी, आपकी दिल्ली पुलिस उनको घसीट रही थी सड़क पर। हम तो जब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो संस्कृत का एक श्लोक सुनते थे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी, कि आप उधर भाषण दे रहे हैं और बाहर बेटियां घसीटी जा रही हैं। यह है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि 15 अगस्त को जब आप लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे तो उसी के महज 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थी वो रिहा किए जा रहे थे, उन्हें माला पहनाई जा रही थी। यह है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
राहुल गांधी जी ने आपसे क्या सवाल पूछा? उनका सवाल था कि 20,000 करोड़ जो अडानी की कंपनियों में लगाए गए हैं वो किसके हैं? जवाब दे सरकार। जानते हैं राहुल गांधी जी के साथ क्या सलूक किया गया? उन्हें एक मुकदमे में फंसा करके 2 साल की सजा करवा करके उन्हें संसद से निकाल दिया गया, डिस्क्वालीफाई करा दिया गया। इतने से चैन नहीं मिला प्रधानमंत्री जी को, महीने भर के अंदर राहुल गांधी जी का घर खाली करवा लिया गया। अरे वो राहुल गांधी जिनके परिवार में आइए इलाहाबाद में दिखाता हूं आपको वो आनंद भवन जो आज हजारों करोड़ की मिल्कियत होगी, उसे एक झटके में इस राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया था। उसको आपने एक घर में कुछ दिन रहने लायक नहीं समझा, उसका घर छीन लिया। लेकिन आप राहुल गांधी से उनका घर छीन सकते हैं, लेकिन राहुल ने आवाम के दिलों में जो जगह बनाई है उसको कैसे छीन पाएंगे? आपने राहुल गांधी से घर छीना, राहुल गांधी जी ने आपसे कर्नाटक जैसा एक राज्य छीन लिया। ज्यादा वक्त बीता नहीं। यह है मोहब्बत की ताकत जिसको लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। और झारखंड वालों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बात कह रहा हूं। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको ये बताएंगे कि कांग्रेस ने किया आपके लिए आज तक क्या। आप सबके बीच में सवाल आता है, कांग्रेस ने आखिर किया ही आपके लिए क्या? और आप भी चुप रह जाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाते। मैं नई नस्लों आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब कोई कहे कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या क्या, अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या, तो पलट के जवाब देना, उन्हें बताना कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंदुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अभी अभी हालिया दिनों में गद्दारी करने वाले गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब के वालिद को, सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का केंद्रीय मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने के एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। और तो और वो कांग्रेस ही है जिसने एक असरदार से सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो अगर हम आपसे कोई कहे कि कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया, तो पलट के उन्हें जवाब दे देना, उनसे कहना कि आप हमें बरगलाइए मत। हमें पता है कि बंटने का नुकसान क्या होता है, हमें पता है फुटकर फुटकर बंटने का नुकसान क्या होता है। जुड़ के चलना है, मोहब्बत का पैगाम लेकर के चलना है, सबको इकट्ठा करना है। और आने वाले 2024 में मैं ये तो सड़कों की धूल मांगता हुआ शहर दर शहर जा रहा हूं। मेरी आंखों का एक सपना है, और वो सपना यह है कि मैं 2024 में लाल किले पर झंडा फहराते हुए जिस शख्स को देखूं, उस शख्स का नाम राहुल गांधी हो। ये मेरा ख्वाब है, मैं ख्वाब को लेकर के चल रहा हूं। आप जानते हैं मैं मुशायरों की दुनिया में आपकी मोहब्बतें मेरे साथ थी। आप जानते हैं आप बहुत प्यार लुटाते थे, लेकिन मैं वो सब एक तरफ रख करके क्यों शहर दर शहर सियासी गलियारे की खाक छान रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं मुल्क के जो हालात हैं, अगर ऐसे में हम चुप रहे तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब जमहूरियत को कुचला जा रहा था, जब आईन को पामाल किया जा रहा था, जब संविधान को लूटा जा रहा था, ऐसे में तुम कहां थे? तब मैं उनसे कह सकूं कि नहीं, मैं खामोश नहीं था, मैं चुप नहीं था, मैं अपने घर के किसी एसी के कमरे में सुकून से बैठा नहीं था, बल्कि मैं डट करके हाकिम वक्त की आंख से आंख मिला करके पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक खड़ा होकर के उनसे कह रहा था कि हम नहीं डरते आपसे। और अगर आप हमें डराना चाहते हैं तो भूल जाइए, हम नहीं डरते हुकूमतों से, हम नहीं डरते, बल्कि ऐलान हुकूमत से ये कहते हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। उधर जो लोग बैठे हैं, जो स्क्रीन में देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि स्क्रीन छोड़ के इधर देखिए। लोग कहते हैं कि मैं लाइव ज्यादा ठीक लगता हूं, तो इधर देखेंगे आप तो ज्यादा ठीक रहेगा। इधर के भी साथियों से गुजारिश है शिरकत करें। मैं चाहता हूं कि अगले 20-25 मिनट आपसे मुखातिब रहूं और आपको कुछ सुना के भी जाऊं, ताकि आपको ये न लगे कि इमरान आया था और शायरी नहीं सुनाया, बल्कि बहुत सारा भाषण पिला के गया। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मैं दिनों मौलाना आजाद साहब को बहुत पढ़ रहा हूं। जब मुझे लगता है कि मैं दिल से दर्द महसूस कर रहा हूं, तो मैं उनका एक भाषण सुनता हूं।
1947 में जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के उन्होंने तकरीर की थी, मैं उसे सुनता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आओ अहद करो ये मुल्क तुम्हारा है, आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे बिना अधूरे रहेंगे। ये 1947 में एक बड़ी दूर तक देखने वाले शख्स ने कहा था। तो जब मैं उन्हें सुनता हूं तो मुझे अपनी ये नज्म याद आती है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। एक भाई साहब कुछ इनाम देना चाहते हैं, ये पैसा जिला कांग्रेस कमेटी को देते हैं और इससे किसी गरीब को कुछ दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, वहां ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाती है, उससे गुजारा हो जाता है। ये पैसा किसी गरीब के काम आ जाएगा तो आपका बहुत शुक्रिया। बस आप जो मोहब्बतें देते हैं, जो मेरा दामन दुआओं से भरते हैं, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है और मैं उसी मोहब्बत के हाथों बिकने के लिए तैयार हूं, पैसे की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मुझे लगे मैं बड़े हंगामों में शायरी सुनाने का आती हूं। अब तो मैं, पहले आप बुलाते थे, शायरी सुनते थे, पैसे भी देते थे, दांत भी देते थे। अब तो मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि बस मोहब्बत दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दुआओं ने सब कुछ दे दिया, बहुत कम उम्र में सब कुछ दे दिया। मैं 34 साल की उम्र में इस देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ। मैं जानता हूं आपने अपने किन्हीं मासूम लम्हों में मुसल्ले पे बैठ के या कभी पूजा करते हुए मेरे लिए एक लम्हे के लिए दुआ की थी। शायद उसका सदका है कि मैं, मेरे जैसा एक गांव से निकला हुआ इंसान जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, कोई अरबपति बाप की औलाद नहीं, लेकिन सीधे पार्लियामेंट में जाके बैठा। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में नए लोगों का, आम लोगों का सम्मान नहीं होता, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे सामने नजीर बन के खड़ा हूं। अगर मैं यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो किसी भी गांव का बेटा इस देश की पार्लियामेंट में, इस राज्यों की असेंबलियों में पहुंच सकता है। अगर राजेश ठाकुर जी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं तो कोई भी आम कार्यकर्ता कांग्रेस में बहुत ऊपर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कांग्रेस के बारे में जो मिथक बना है उस मिथक को छोड़िए और अलग ऐलान हुकूमत से कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के, तैयार है ना, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये जितनी नफरत की बात करने वाले हैं, सुने इमरान के ये मिसरे। ये मेरी आंखों में ये जो झंडा लहरा रहा है, इसमें जो 3 रंग है, ये जो चारों तरफ, यहाँ जो चारों तरफ ये जो 3 रंग है, इसे जहन में रखिएगा और मेरे मिसरे सुनिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। मुझे लगे कि वो जोश, वो जज्बा है जिसके लिए बोकारो जाना जाता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब तक तो सोच के आए थे कि राजनीतिक भाषण सुनने जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, चुपचाप बैठेंगे, हाथ बांध के वापस लौट आएंगे। मैं उनकी चुप्पी को भी पुकारता हूं, खामोश रह पाइएगा तो खामोश रह लीजिएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया।
छोड़ा। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। वो करो वालों, मैं भी आने से पहले मिला था राहुल गांधी जी से, और कर्नाटक की जीत के बाद मुझे लगा वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही कि कर्नाटक की जीत अच्छी है, कार्यकर्ताओं को बधाई, लेकिन जब तक दिल्ली नहीं जीतेंगे तब तक जीत अधूरी रहेगी। उनकी जो जिद है, उनका जो जुनून है, जब मीडिया पूछती है कि इमरान साहब कर्नाटक की जीत पर आप क्या कहेंगे, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक 3 वो बड़े स्टेट थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूट करके सरकार बनाई थी। कर्नाटक का रिजल्ट हमारे सामने है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का रिजल्ट उससे अच्छा होगा। और महाराष्ट्र से मैं सांसद हूं, मैं महाराष्ट्र की मिट्टी की नब्ज समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन महाराष्ट्र में चुनाव होगा, महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा, उस दिन भाजपा को मुंह छुपाते नहीं कहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है आपसे। अरे तमाम मुश्किल हालातों में भी राजेश ठाकुर जी गवाह हैं। मैं दुबे जी को सुन रहा था, एक बुजुर्ग हमारे सरपरस्त है, ये सब गवाह हैं इस बात के कि जब मैं सांसद बन के आया तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम डिटेन कर लिए जाते थे, 7 घंटे थाने में डिटेन रहते थे। राहुल गांधी जी 7 घंटे एक दिन डिटेन रहे, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आवाज उठा रहे, आपकी महंगाई पर बात करते हैं। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, वो कहते हैं कि बुनियादी सवाल। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि इस देश में हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दिया जाएगी। 9 साल सरकार के पूरे हुए, अभी कल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके वादे के मुताबिक 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं को देनी चाहिए थी कितनी? जो थी वो भी छीन लिया। खुद तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवाया और नौजवानों से कह दिया कि आपके लिए अग्निवीर योजना है, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती होना, उसके बाद जो मन करे वो करना। आपके लिए उनके दिल में बस इतनी ही जगह है। मैं तो कभी कभी मेरा मन करता है मैं उनसे कहूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। भाइयों बहनों, याद है ना, याद है ना भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ये अपने नारे खुद किसी दिन सुनते होंगे तब कितना हंसते होंगे, उनको कितनी हंसी आती होगी और सोचते होंगे कि बढ़िया मूर्ख बनाया हमने लोगों को। तब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, 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 कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मैं नेता के साथ साथ शायर भी हूं तो मुझे थोड़ी छूट है, मैं ये सब बातें कह लेता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है।
इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पूरे देश में आपको कहीं भी सफर करना हो, आपको किसी भी फ्लाइट में किसी भी एयरलाइंस का टिकट इस समय 15,000 के नीचे नहीं मिलेगा। कहा प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा कर ले। आज इसलिए है कि आप एक दिन हवाई जहाज में यात्रा कर लो तो जूता उतर जाए, हवाई चप्पल पहनना पड़ेगा। ये हालत ला के छोड़ दी है। वो किसी बड़े व्यक्ति ने एक बात कही थी कि अगर धर्म की शिक्षा लोमड़ी से ली जाएगी तो मुर्गी चुराना पुण्य का काम समझा जाएगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यूनान के बादशाह, उस वक्त जब जंग हुई तो महान बादशाह सिकंदर ने यूनान को फतेह कर लिया। जब यूनान को फतेह कर लिया तो उसे सूझा कि लाओ शहर में देखते हैं, जश्न मनाते हैं। वो जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर है, कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। सिकंदर को गुस्सा आया, अपने घोड़े से उतरा और फकीर के पास गया और उसे जोर से लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया है और तू सो रहा है। तो फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है? आज कभी आपको नोटबंदी की लात, कभी महंगाई की लात, हर दिन कुछ ना कुछ लात पड़ रही है गरीब जनता के पेट पर। अमीर कौन हो रहा है? उनके उद्योगपति लोग। अच्छे दिन मैं तो उनसे कहता हूं, भाई मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, वो ज्यादा अच्छे थे। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पुकारो वालों, आखिर में बस आपसे 2-3 बातें कहता हूं। आज के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हम स्टेज पर बैठे हैं, हम आपसे 5 फीट ऊपर हैं, आप नीचे बैठे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इधर जो लोग बैठे हैं वो ज्यादा अहम हैं, आप ज्यादा अहम हैं। मेरा मानना है कि 5 फीट ऊपर बैठने से हम अहम नहीं हो जाते और आप 5 फीट नीचे बैठने से आप कमतर नहीं हो जाते। ये तराजू है, एक पल्ला 5 फीट ऊपर है, एक 5 फीट नीचे, लेकिन तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जो ज्यादा वजनदार होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं और पिछले 4.5-5 घंटे से आप सारे लोग बैठे हैं। हाँ, मैं सेल्फी भी लूंगा, ये कार्यक्रम तो जरूरी है, बिना इसके मुझे भी पता है मैं जा नहीं पाऊंगा। आपकी सारी मांग की आपूर्ति की कहना चाह रहा हूं। अच्छा, इन दिनों लगातार पार्लियामेंट में बैठता हूं, सामने मोदी जी बैठते हैं तो सेल्फी वाला रोड थोड़ा और सांसदों के अंदर आ गया है, तो वो सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि आप बहुत अहम लोग हैं। आपने मंजूर की उमर साहब की कोशिश को कामयाब किया, उसके लिए आपको सलाम। हमने मंजूर जैसे मजबूत आदमी को मंजूर किया है। राजेश ठाकुर जी की सिफारिश थी, उनकी गुजारिश थी, और अब मैं मुतमईन हूं कि मैंने एक मजबूत कंधों पर झारखंड प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले विभाग कैसा था, क्या था, आप सब लोग आते थे या नहीं आते थे, उसकी न शिकायत करूंगा न शिकवा सुनूंगा। बस आपसे बस इतना कह रहा हूं कि आपका काम करने के लिए हमने मंजूर को चुना और आपकी आवाज को कांग्रेस पार्टी ने चुना, मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और फिर पार्लियामेंट में भेजा, इसलिए ताकि मैं आपकी आवाज बन के बोलूं। यहां मंजूर बैठे हैं, इन्हें यहां पकड़िए, यहां न मिले आपका काम हो तो रांची जाकर के पकड़िए ऑफिस में, और अगर वहां भी ये न मिले तो फिर दिल्ली आइए, मेरा दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला है। हम आपके लिए हैं, आपके मुद्दों पर
पूरी मजबूती से लड़ेंगे, अपनों से लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें पार्टी ने आपका काम करने के लिए नुमाइंदा बनाया है, तो हमारा फर्ज है कि हम आपके लिए लड़ें। आने वाला वक्त आपका है, ये सोच के, ये जहन बना के रहिए। ये ताकतें कितना भी डराने धमकाने की कोशिशें करें, लेकिन हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जालिम उतने भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी। इसलिए अपने अंदर से डर निकालिए। वो चाहते हैं कि आप डर जाएं, घर बैठ जाएं, कुछ बोले ना, अपने हक के लिए आवाज ना बुलंद करें, यही तो वो चाहते हैं। लेकिन नहीं, जब कभी आपको लगे कि आपकी आवाज कमजोर पड़ रही है, आपको ये लगे कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप मौलाना आजाद की वो तकरीर सुनिएगा कि आओ वहद करो, ये मुल्क हमारा है, हम इसके हैं, और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारे बिना अधूरे रहेंगे। आज जल्जलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजलाते। आज जल्जलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजलाते। आज अंधेरों से कांपते हो, क्या तुम्हें याद नहीं कभी तुम्हारा वजूद खुद एक उजाला था? याद करिएगा, सुनिएगा, ये बादलों ने मैला पानी क्या बरसाया है, तुमने भीग जाने के डर से अपने पायजामे ऊपर चढ़ा लिए हैं? नहीं, वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समुद्रों में उतर गए, वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समुद्रों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, आंधियां आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की बात है कि जो शहंशाहों के गिरेबान से खेलते थे, वो आज अपने खुद गिरेबान का तार तार बेच रहे हैं। डरने से काम नहीं चलेगा। आप बराबर के शहरी हैं, इज्जतदार शहरी हैं, आपकी आवाज बंद करके बोलने के लिए हम सारे लोग हैं। ये मुल्क मिल करके सबसे बनता है, किसी एक रंग से नहीं बनता। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस मुल्क के एक एक शख्स के लिए खड़े हैं। हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। आखिरी के 4 मिसरे सुना करके आपसे विदा लूंगा कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। एक एक शख्स अगले 2 मिनट जहां है, जैसे है उसी तरह ठहर जाए। अगले 2 मिनट के बाद हम खुशी खुशी इस सभा को समाप्त करेंगे। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का। पूरे कार्यक्रम की जो सबसे खूबसूरत बात थी कि यहाँ जो रोशनी है ये भी तिरंगे रंग की है। ये जो लाइट है ये भी 3 रंग की है, इसमें हरा, सफेद, केसरिया, तीनों रंग चल रहे हैं। हम कांग्रेस है, हमारे खून में, हमारी सांसों में, हमारी धड़कनों में मोहब्बत है, तिरंगा है, जुटता है, जहती है। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुलकर साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा